नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे है। आपको बताना है कि जो त्रिपिटक है, बहुत बारी प्रश्न त्रिपिटक आया हुआ है एग्जाम में, दिमाग रख लीजिएगा। त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या कोई नहीं, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसे मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक में 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 है, ठीक है। चलिए, बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानियों का संग्रह है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है जातक, कैवल्य, अचरांक सूत्र, त्रिपिटक, ठीक है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह जो है जातक में संकलित है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है कि जो आप JCERT जैक के किताब से जो ये PDF पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्या है, प्रश्न बहुत कम है। नहीं तो आप अगर चाहिएगा इतिहास लेखन के स्रोत से बनाने के लिए तो इसके प्रश्न 500 भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से एक भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ से आप लगभग 20 प्रश्न आप इसको देखिएगा और यहीं से एक प्रश्न आपका आ जाएगा। ये बेनिफिट है। इसलिए आपको अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी तक आपको मान लीजिए नहीं मिला, अगर आपको मिल गया वीडियो, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि PDF ले लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा PDF बना हुआ है और उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा आपका मार्क्स बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह क्या है? तो जातक के नाम से संकलित है, ठीक है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? जैनदावस्था, त्रिपिटक, आगम, बाइबल, ठीक है। तो देखिए जैनदा अवस्था किसका है? तो जैनदा अवस्था जो है ये आपको पारसियों का है, ठीक है। किसका है? पारसियों का है। त्रिपिटक किससे जुड़ा है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है। आगम किससे जुड़ा है? तो आगम सूत्र है, ये आपका जैन धर्म से जुड़ा है। और बाइबल किसका है? ईसाई का है। तो सबका देखिए पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ का नाम याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगम या आगम सूत्र जैन से, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, बाइबल ईसाइयों से, जिंदावस्था पारसियों से। धार्मिक ग्रंथ को देख लेना है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 10, 16, 18 या 22, ठीक है। तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद है, ठीक है। ये महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी। तो ये पूछा है कभी कभी कि महाजनपद की जानकारी मिलती है तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, दोनों से, ऐसे करके प्रश्न रहते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? 1001 बारी पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। चाणक्य, कौटिल्य, ए और बी दोनों या कोई नहीं है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य, कौटिल्य, दोनों एक ही का नाम है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है।
अर्थशास्त्र पुस्तक आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम को याद रखिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन किया हुआ परीक्षा में यह प्रश्न है, ठीक है। और ये इस पुस्तक में क्या किया गया है, तो इस पुस्तक में मौर्य काल की शासन व्यवस्था और राजनीति का प्रमाणिक स्रोत है। याद रखिएगा, जो यहाँ पर पुस्तक है, इस पुस्तक में आपको मौर्य काल के शासन व्यवस्था की जानकारी दी गई है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी 1001 बार पूछा गया प्रश्न है। चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, कलहन के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो चाणक्य या कौटिल्य कौन सा लिखे हैं? अर्थशास्त्र लिखे हैं, जिसमें मौर्य शासन के प्रशासन की जानकारी है। जबकि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? पंजाब का इतिहास, कश्मीर ताड़, कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है। तो राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में, ठीक है। कश्मीर के राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है? भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है? वानभट्ट, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो आपका राजतरंगिणी को ही माना जाता है, ठीक है। दम याद रखिएगा कि राजतरंगिणी को पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। वानभट्ट किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? न्यूटन, चाणक्य, हर्षचरित्र, या कोई नहीं, ठीक है। तो वानभट्ट जो है हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। याद रखिएगा, वानभट्ट का संबंध हर्षचरित्र से, ये भी 1001 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर JCRT जय के किताब का MBBI प्रश्न ही लेकर के आते हैं। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाएंगे। बहुत ही चीप रेट में आपको सारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी का यहाँ पर आपको PDF और वीडियो साथ में दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। इसमें राजा हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टॉलमी, प्लिनी, मेगास्थनीज, कोई नहीं। तो नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक जो है प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जहांगीर, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। बहुत बार हमने आपको रिपीट भी करवाया है और ये बहुत MBBI प्रश्न भी है। इसका एक ट्रिक भी आपको हमने बताया है, जो थ्योरी पेपर बनाया है उसमें क्या बताया था आपको कि मैंगो चंद्रमौसी लाएगी। मैंगो कौन लाएगी? चंद्रमौसी लाएगी। तो मैंगो में जो है ये मेगास्थनीज याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा? मेगास्थनीज, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, चंद्र से चंद्रगुप्त, और मौसी में मौ से मौर्य, यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, उससे क्लियर हो जाता है। तो इससे भी याद कर लीजिएगा, जिससे आपको डाउट क्लियर हो। बाकी यहाँ पर देखिए हमने ट्रिक जो बनाया है उसको आपको यहाँ बना के भी दे दिया है, तो आप इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका पुस्तक बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न छप रहा है इतिहास लेखन के स्रोत से, जो छप रहा है प्रश्न एग्जाम में वो यहीं से है, ठीक है, इसी PDF से है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है आपको। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, टॉलमी, या कलहन, ठीक है। तो इंडिका जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में क्या है? तो मौर्यकालीन प्रशासन का अनूठा विवरण है, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन का अनूठा विवरण है। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कलहन, या ह्वेनसांग, ठीक है। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? तो CU की पुस्तक के लेखक जो है आपका ह्वेनसांग है। ये जो ह्वेनसांग है वो चीनी बौद्ध यात्री, भिक्षु यात्री थे, और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और इन्होंने ही CU की पुस्तक लिखा है, जिसमें पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड है। CU की पुस्तक में कौन से देशों का रिकॉर्ड है? तो पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये CU की
ह्वेनसांग से याद रखिएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन, कौटिल्य, जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देखिए ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। देखिए इसका एक ट्रिक भी आपको बताए थे शासनकाल का याद रखने का हर्षवर्धन के लिए। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आपके घर में हवन होता है, जब आपके घर में हवन होता है, हवन कब होता है? जब खुशी होती है तब आप हवन पूजा पाठ करते हैं। तो इसको याद रखना है हमको कि हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है, मतलब खुशी होती है। हवन का मतलब है देखिए ह्वेनसांग, हवन का मतलब क्या है? ह्वेनसांग। और हर्ष का मतलब है देखिए हर्षवर्धन, हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे ह्वेनसांग। क्लियर? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है, हवन से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। किताब उल हिंद या तहकीक अ हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बारी प्रश्न है, आपको बता देते हैं, MBBI प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तहकीक उल हिंद या तहकीक अ हिंद, ये 12-16 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज, टॉलमी, पिलनी या अलब्रूनी। ठीक है, तो किताब अल हिंद हम पढ़ते हैं, अल हिंद या तहकीक अ हिंद। तो देखिए इसमें अल हिंद अहिंद जो लग रहा है अल, तो ये अल में अ है, अल से हो जाता है देखिए अलबरूनी, अलबरूनी। तो ये किताब का नाम ऐसे पकड़ाता है, ठीक ना, इसी तरह से पकड़ा जाता है। तो अल हिंद तो अलबरूनी, तहकीक अ हिंद तो अ से भी अलबरूनी। तो याद रखिएगा अलबरूनी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किताब उल हिंद पुस्तक का दूसरा नाम तहकीक अ हिंद है और यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी कौन थे? तो 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के धर्म, दर्शन, त्यौहार, विशेष रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। ठीक है, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया था। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? फिरदौसी के द्वारा किया गया था, जिसमें फिरदौसी भी मोहम्मद गजनवी के समय में लिखा था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि शाहनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बहुत बार आया है। 1001 बार इस प्रश्न को मान लीजिएगा। तो ये फिरदौसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और फिरदौसी भी किसका था? मोहम्मद गजनवी के समय ही लेखक था। ठीक है, और यहाँ पर जो मोहम्मद गजनवी के समय जो भारत आया अलबरूनी वो भी था। ठीक है, क्लियर? तो मोहम्मद गजनवी के साथ दोनों का है, शाहनामा का भी रचना है और अलबरूनी तहकीक हिंद का भी रचना है। रेहला या कहीं कहीं रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, रेहला या रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किसी किसी किताब में रेहला लिखा हुआ मिल रहा है, किसी में रिहला। तो दोनों याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता, मेगास्थनीज, कलहन या अलबरूनी। ठीक है, तो देखिए मैंगो चंद्रमुशलागी यानी मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, कलहन ने राजतरंगिणी लिखी है, अलबरूनी ने अल हिंद लिखा है। ठीक है, बच गया इब्न बतूता। तो रेहला नामक पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, रेहला या रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? दक्षिण में कौन सा राज्य है? तभी आपने देखा कि हमने इस तरह से बनाया था और इसको पश्चिम से लिखना शुरू किया था। पश्चिम से छ, फिर उसके ऊपर वाला डायरेक्शन पर बी, फिर उसके बाद वाला डायरेक्शन पर, उसके बाद वाला डायरेक्शन पर उड़ी और उसके बाद वाले डायरेक्शन तो यहाँ पर छद है, इसलिए इसके बीच में जाएगा यूपी। यानी पश्चिम में था छत्तीसगढ़, उत्तर में है बिहार, पूरब में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में है उड़ीसा। तो आपसे पूछा है झारखंड के दक्षिण में कौन है, तो आपको लगाना है आंसर डी, उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस ट्रिक को भी यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया है कि जिससे आपको समझने में, या यहाँ से देखिए एक प्रश्न तो हर बार एग्ज़ाम में रहा है। झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? आपको बताना है कि उड़ीसा जो है झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो उड़ीसा जो झारखंड राज्य के 4 जिलों को
स्पर्श करती है। उस जिला का नाम है देखिए सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है। बिहार झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 3 4 8 या 10। ठीक है। तो बिहार जो है झारखंड राज्य के 10 जिलों को स्पर्श करता है। वो जिला इस प्रकार से हैं: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, यही जो है स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करते हैं, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड राज्य के 10 जिलों को स्पर्श करती है। तो कौन कितने जिले को स्पर्श करते हैं उसका यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आ रहा है और आपके भी एग्जाम में 100% रहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हमने आपके लिए क्या बनाया है, रिटेन नोट्स और खाली जिन्विन प्रश्न बनाया। बहुत सारे इसके प्रश्न हो सकते थे, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न छप रहा है तो छप रहा है। इसलिए आपको अगर वीडियो मिलता है तो आप सबसे पहले यहाँ से JCERT जैक का किताब का बना हुआ PDF और वीडियो दोनों चीज़ हम आपको दे देते हैं। उसको यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ से आश्वस्त रहिए कि आपका 60% JTET में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। इसलिए पहले उतना को पढ़ के जाइए, बाकी जो भी आपको मिल रहे हैं मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपको JCERT जैक के किताब का बना हुआ हैंड रिटेन नोट्स ही पढ़ना है आपको। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो झारखंड राज्य के मात्र एक जिला को स्पर्श करती है और उस जिला का नाम है गढ़वा। ठीक है। मात्र एक जिला गढ़वा है, उसको स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के किस जिला को स्पर्श करती है? जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो झारखंड राज्य के कौन से जिले को स्पर्श करते हैं पूछा गया है। लातेहार को, गढ़वा को, पलामू को या कोई नहीं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के मात्र एक जिला वो गढ़वा है, उसको स्पर्श करती है। ठीक है। झारखंड का एक ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। झारखंड में एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, वो कौन है? लोहरदगा, गढ़वा, धनबाद या कोई नहीं। ठीक है। तो लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, वो है लोहरदगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है गुमला, देवघर, हजारीबाग या दुमका। तो मयूराक्षी देवघर में। इसका एक ट्रिक है, देखिए याद रख लीजिएगा। मयूर देव त्रिकुट पहाड़ पर नाचे, मयूर देव त्रिकुट पहाड़ पर नाचे। मयूर से मयूराक्षी नदी है, देव से देवघर है, त्रिकुट से त्रिकुट पहाड़ी है। ठीक है। यानी मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। और भी कुछ नदियां हैं जिनका आया हुआ उसको भी हमने यहाँ पर नोट्स कर दिया है, याद कर लीजिएगा। शंख नदी गुमला से निकलती है, यानी शंख गुम हुआ, याद रखिएगा शंख गुम हुआ। ठीक है। शंख गुम हुआ तो शंख नदी गुमला से। ब्राह्मणी नदी दुमका से, बांसलोई नदी गोड्डा के बांस पहाड़ी से और बराकर नदी हजारीबाग से निकलती है। अगर नदी से आएगा तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और हम तो ये बताते हैं कि झारखंड का अगर प्रश्न आता है तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारा प्रश्न हमने विभिन्न राज्यों में विभिन्न जो परीक्षाओं में हुए हैं झारखंड में, उससे भी हमने इंक्लूड कर दिएगा। बहुत ही ट्रिकी माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और अच्छे लोगों सभी लोग पास कर सके। ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी बहती है, प्रश्न रिपीटेड है 3-4 बार अभी तक झारखंड में आया है। रांची, गोड्डा, देवघर या साहिबगंज। वो कौन सा जिला है? तो साहिबगंज जिला है, जहां से मात्र एक गंगा नदी बहती है। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 30%, 50%, 22.7 है, कोई नहीं। राइट आंसर है 22.7%। ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक कृषि किसके द्वारा किया जाता है? कुआं, तालाब, नहर या नलकूप। ठीक है। तो झारखंड में सबसे अधिक कृषि जो है कुआं के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा कुआं से होता है, कुआं के बाद तालाब से होता है, तालाब के बाद नहर से, नहर के बाद नलकूप से। ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक फसल किया जाता है। झारखंड में सबसे अधिक फसल किसका किया जाता है? धान का, गेहूं का, मक्का का या कोई नहीं। तो झारखंड में सबसे अधिक फसल धान का किया जाता है। ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक फसल धान का 61% होता है, उसके बाद मक्का का किया जाता है। झारखंड में कितना प्रतिशत वन है? 29.8, 35, 50 या 33। झारखंड में 29.8% वन है। ठीक है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 23,765 वर्ग किलोमीटर है। पर्यावरण के हित के लिए कुल भूमि का 33% वन होना चाहिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है।
न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है और सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है, याद रखिएगा। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, कोई नहीं। शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में, मैंग्रोव वन जलीय इलाकों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है बताइए? साल है, आम है, अशोक है या अमरूद है? झारखंड का राजकीय वृक्ष साल, सखुआ है, ठीक है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, इसे सखुआ भी कहा जाता है। इसके सघन विस्तार कारण सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम बताइए? पलाश, नीम, सखुआ या बैजयंत्री? झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश के बारे में देखिए, कहा जाता है कि इस अपनी लाल आभा के कारण इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की जनजातियां मुख्य रूप से किन दो वृक्षों की पूजा करती हैं? सखुआ, कर्मा, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो झारखंड की जनजातीय सखुआ सरहुल में, और कर्मा जो है आपको करम वृक्ष का कर्मा में करते हैं, यानी ए और बी दोनों, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सरहुल पर्व में साल वृक्ष सखुआ की पूजा की जाती है और कर्मा पर्व में करम के डाल की पूजा करते हैं। ये दोनों तरह से प्रकृति वृक्षों को समर्पित हैं। चलिए झारखंड से प्रथम देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपके निकल के आए हैं। झारखंड में प्रथम, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकते हैं, एकदम देख लीजिएगा, सिंपल रहता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बतावे? प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सुरेंद्र सिंह नमधारी, ठीक है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार है, ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछ दे तो बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के प्रथम आदिवासी झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम पूछ दे तो रघुवर दास जी का नाम आएगा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम पूछ दे, इंदर सिंह नमधारी का नाम आएगा, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कब होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होता है? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई या 22 दिसंबर? तो इसी केस में आपको याद रखना है कि गर्मी के दिन में लगता है कि सूर्य हमारे इतना नज़दीक आएगा कि हमको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो जस्ट उल्टा होता है। इस समय यह सबसे दूर होते हैं, इसलिए 4 जुलाई की घटना को याद रखना है, राइट आंसर सी होगा। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी, 21 जून, 22 दिसंबर या 4 जुलाई? उपसौर, उपसौर से देखिए, ऐसी देखने से ही आपको पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन को पकड़ना है। उपसौर हम लोग कैसे लिखते हैं? उ प सौर, उप, ये क्या लग रहा है? 3, तो 3 जनवरी याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3 जनवरी राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 3 जनवरी है, तो अगला क्या है? 4 जुलाई है, ठीक है। तो 4 जुलाई उपसौर हो जाएगा, क्लियर। रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए हम केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और कम प्रश्न करवा रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। कम प्रश्न पढ़ के आपको निकालना है कि अधिक प्रश्न के पढ़ के ग्रंथ पढ़ते रहना है, आपको डिसाइड करना है। अगर कम पढ़ के निकालना है तो JCERT जैक का सब नोट्स और उसका PDF वीडियो देख लीजिए, एक लाइन से आपको हम सजा करके दे देंगे। वहाँ से 101% पास होने की हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है? एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? ये कल्चर वाली सभी चीज़ें आपको JCERT किताब दी गई, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा, ठीक है। तो अब देखिए एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो एग्रीकल्चर हम लोग कृषि कहते हैं, तो एग्रीकल्चर का संबंध कृषि कार्य से है। पिसिकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो पिसिकल्चर जो है पिसने वाली चीज़ें, ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और फ्लोरिकल्चर किससे जुड़ा है? फ्लोरी में फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, फूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके जब याद कर लीजिएगा तो यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो रेशम मतलब सेरीकल्चर से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर सी होगा। फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर या कोई नहीं, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, फूलों का उत्पादन, विटिकल्चर द्राक्षस और अंगूरों से जुड़ा हुआ है या कोई नहीं। तो आपको फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर, फूल फ्लावर होता है, फ्लावर माने फ्लोरी याद रखिएगा, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2014 में आया हुआ था, ठीक है। शहद का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? पंजाब टेट 2018 में था। विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है।
चलिए विटीकल्चर मतलब विटी मतलब देखिए द्राक्षा सौ अंगूर होता है, अंगूर के उत्पादन से है। फ्लोरिकल्चर फ्लो मतलब फ्लावर यानी फूल से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर एप माने शहद या मधु होता है, तो यहाँ पर शहद से एपीकल्चर जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं। ठीक है, तो धान के लिए जो अधिक उत्पादन होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है, तो उसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। इसी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी। ये हरियाणा टेट 2016 में है। तो कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो परत पाया जाता है वो है आपका यहाँ पर मेंटल। ठीक है, कौन सा है? मेंटल पाया जाता है। आयतन का 83% है, द्रव्यमान का 67% यही पाया जाता है। मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी की परत है, पहला है भूपरपट्टी, फिर है मेंटल, फिर है क्रोड। और गैस का कैसे है? तो पहला है सियाल मतलब सियाल माने सिलिका और एल्युमिनियम, फिर है सीमा। ठीक है, सीमा तो सिलिका और एम से मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। दिन रात बनने का कारण है? दिन रात जो होता है वो किस गति कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, दिन रात की घटना जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे घूर्णन गति के कारण जो दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2024 और राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर गति जो करती है उसको हम लोग कहते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसलिए इसको हम लोग परिक्रमण गति को नाम देंगे। सूर्य स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उस दिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, कोई नहीं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट पियरेन, रॉबर्ट क्लाई, रॉबर्ट पियरे या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक ट्रिक हम आपको बताए थे जब इसका हम PDF आपको दिए हैं, उसमें आपको मिला है, देखिए पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से प्लासी का युद्ध, और कर में र से है रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और बकता है मूर्ख, बक से हो गया बक्सर का युद्ध, और है से है हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, यानी प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। राइट आंसर बी हो गया। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जिला से हुआ था? हजारीबाग, छोटा नागपुर, साहेबगंज या पलामू। तो झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हजारीबाग जिले से हुई थी। ठीक है, 12 जून, देखिए नोट कर दिया, 12 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव, और उस समय यह हजारीबाग जिला में स्थित था। ठीक है, देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था, और उस समय यह कहाँ स्थित था? कौन जिला में? हजारीबाग जिला में स्थित था। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? जयमंगल पांडे, नादिर अली, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सन 1857 ईस्वी क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली दोनों को फांसी दिया गया था। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची से किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी पर लटका दिया गया? पांडे गणपत राय, नादिर अली, नीलांबर, पीताम्बर। तो पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची की स्वतंत्र फांसी पर लटकाया गया था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया?
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या कोई नहीं। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में आपका स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु, नीलांबर, पीताम्बर, कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु ने किया। किसने किया? सिंधु ने किया। संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? कान्हू, चांद, भैरव, सभी। तो संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कान्हू भी शामिल थे, चांद भी शामिल थे, भैरव भी शामिल थे। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का राजा कौन था? देखिए, संथाल विद्रोह में सभी का अलग अलग पोस्ट मिला हुआ था। सिंधु का अलग पोस्ट था, कान्हू का अलग पोस्ट था, चांद का अलग पोस्ट था, भैरव का अलग पोस्ट था। सब पद को अभी हम यहाँ पर बता देंगे। तो संथाल विद्रोह का राजा कौन थे? तो संथाल विद्रोह के राजा सिंधु को माना जाता है। मंत्री किसको माना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा पद आपको दिखा देते हैं। संथाल विद्रोह में सिंधु को राजा माना जाता था, कान्हू को मंत्री माना जाता था, चांद को प्रशासक माना जाता था और भैरव को सेनापति चुना गया था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा पद को। भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया था? 1833 ईस्वी असम में, 1834 ईस्वी असम में, 1835 ईस्वी असम में, 1836 ईस्वी असम में। यहाँ एक देखिए कहाँ लगाया गया था, तो क्लियर है असम, यानी सबका असम ही होगा। लेकिन कब लगाया गया था? तो इसके लिए 1835 ईस्वी को आप याद कर लीजिएगा। तो